नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नौकरशाही के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। खबर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की है। खबर DS मिश्रा की है। एक ताकतवर नाम, ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बहुत करीबी हैं, बहुत ताकतवर अफसर। और जिस समय उत्तर प्रदेश में उनको चीफ सेक्रेटरी बना के भेजा गया, तब तक खुद मुख्यमंत्री को अंदाजा नहीं था कि अचानक दिल्ली से एक बड़ा अफसर आएगा और उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा। चुनाव से पहले की बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश की नौकरशाही वो गुल खिला रही थी जिसने दिल्ली को परेशान कर दिया था। नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के इतने किस्से दिल्ली तक पहुंच रहे थे कि दिल्ली सरकार परेशान थी कि अगर यही हाल रहा तो परेशानी हो जाएगी। तब तय किया गया कि अब दिल्ली से एक अफसर भेजा जाए जो यहाँ की नौकरशाही को संभाल ले। DS मिश्रा का नाम उसके बाद फाइनल हुआ। DS मिश्रा बेहद तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं और उनको उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। हालांकि इससे पहले ये बात चर्चा में थी कि योगी आदित्यनाथ जी अवनीश अवस्थी को चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। कई बार उनके नाम की चर्चा हुई। हालांकि अब अवस्थी जी का रिटायरमेंट 1 महीने बाद 2 महीने बाद है। DS मिश्रा आ गए और उसके बाद नौकरशाही की भी थोड़ी कपकपी चढ़ना शुरू हुई, क्योंकि नौकरशाही को भी समझ में आ गया कि ये दिल्ली के बहुत करीबी हैं। RK तिवारी जी की और मुख्यमंत्री की पटती नहीं थी। लिहाजा नौकरशाही में संदेश था कि जब चीफ सेक्रेटरी की मुख्यमंत्री से नहीं पटती है तो इनकी बात सुनना क्या। DS मिश्रा आ गए, नौकरशाही ने काम करना शुरू कर दिया और DS मिश्रा का अंकुश नौकरशाही पे बढ़ने लगने लगा कि एक ताकतवर और एक मजबूत चीफ सेक्रेटरी है जो नौकरशाही से काम ले सकता है। लेकिन अचानक एक खबर आती है और खबर ये आती है कि CBI ने DS मिश्रा के खिलाफ जांच करने की अनुमति मांगी है। चौंक गए सब लोग कि ये DS मिश्रा के खिलाफ CBI जांच कैसे कर सकती है, जबकि वो खुद दिल्ली दरबार के इतने करीबी हैं। मामला है मायावती सरकार के टाइम का। तब उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें औने पौने दामों में बेची गई थी। मतलब करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें लाखों रुपए में बेच दी गई थी। मायावती जी मुख्यमंत्री थी और उनका लक्ष्मी जी से कितना प्रेम था ये बात कोई छुपी नहीं है। शशांक शेखर सिंह की तूती बोलती थी और शशांक शेखर जी के इशारे पे सारी नौकरशाही नाचती थी। ये बात आप सभी जानते हैं। तो DS मिश्रा की गिनती भी मायावती के बहुत करीबी अफसरों में होती थी और DS मिश्रा के पास जब चूंकि मायावती के प्रमुख सचिव थे, तो जब चीनी मिलें बिक रही थी तो उनकी निगरानी में ही काम हो रहा था। समय बीत गया, लंबा समय बीत गया। एक पत्रकार थे यहाँ सच्चे, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने तमाम मामले उठाए और इसकी भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करी और पाया कि ये लंबा घोटाला है। तो उन्होंने इसके खिलाफ CBI जांच के लिए वो अदालत गए और फिर इसमें CBI जांच सेटअप भी हो गई। मामला ठंडे बस्ते में डाला गया तो सच्चे जो थे वो लगातार एक्टिव रहते थे। और मैं बता दूं, सच्चे वो जो हैं इन्होंने NRHM के मामले में भी बड़ी पड़ताल करी थी। NRHM का मामला भी खोलने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। वही NRHM वाला मामला जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा और प्रदीप शुक्ला जेल चले गए थे। एक बड़ा चर्चित नाम DK सिंह, आप सब जानते होंगे, नेहरू युवा केंद्र के DK सिंह थे। एक दवा व्यापारी था गिरीश मलिक। गिरीश मलिक ने जो आरोप CBI कोर्ट को दिए, मैं उसमें एक अलग से बहुत जल्दी आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि किस तरह NRHM को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया सच्चे की डेथ के बाद। किस तरह गिरीश मलिक ने इस बार भी ड्रग कारपोरेशन में अपना कब्जा किया, योगी सरकार में किया, और किस तरह DK सिंह ने एक बड़े नौकरशाह को बचाया। ये पूरा किस्सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज बात कर रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी की। तो आज नवभारत टाइम्स में खबर छपती है, हालांकि उसमें चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं दिया होता है और नाम देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं और बहुत ताकतवर है। तो आमतौर पर बड़े अखबार इस तरह नाम नहीं देते हैं कि ये खबर चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन उन्होंने सब कुछ गोलमोल लिखा है कि मायावती सरकार में प्रमुख सचिव थे, चीनी मिल घोटाले में CBI ने जांच की अनुमति मांगी है। और पूरी नौकरशाही में जिसको ये पता चला वो एकदम सन्न रह गया, क्योंकि DS मिश्रा की सामान्य छवि इतनी खराब नहीं थी। उनको अच्छे अफसरों में, ईमानदार अफसरों में गिना जाता था। लेकिन चीनी मिल घोटाले में वो कैसे खामोश रहे, और बेचारों की मजबूरी भी समझिए आप। मायावती सरकार में किसी अफसर की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुंह खोल पाता। अगर मायावती ने पॉन्टी चड्डा ग्रुप से डील कर ली कि ये सारी चीनी मिलें तुम्हारी, हमें इतना कमीशन या इतना पैसा या इतना ऑब्लिगेशन चाहिए, तो यूपी के नौकरशाह की किसी की हैसियत नहीं थी कि वो बोल पाता। जो बहन जी कहें वो हाँ। और मजे की बात यह है कि बहन जी के उस समय बहुत कमाई करने वाले अफसर योगी सरकार में भी मलाई खा रहे हैं।
तो आज जैसी खबर छकी पूरी यूपी नौकरशाही में हड़कंप मच गया। जिनको नहीं पता था वो एक दूसरे से पूछने लगे ये बड़ा अफसर कौन है, कानूफूसी करने लगे। उस समय में तो डीएस मिश्रा ही थे। तो क्या डीएस मिश्रा के लिए खिलाफ भी सीबीआई जांच करने जा रही है? सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात लोगों को इसीलिए लग रही है कि डीएस मिश्रा तो दिल्ली के आदमी है, दिल्ली दरबार के आदमी है। तो दिल्ली दरबार के आदमी के खिलाफ सीबीआई जांच कैसे कर सकती है, कैसे अनुमति मांगती है? ये बात दीगर है कि आमतौर पे सीबीआई की जब जांच की परमिशन आती है तो अनुमति सरकार देती नहीं है। पिछले दिनों डीएचएफएल का घोटाला हुआ था, आलोक कुमार थे, संजय अग्रवाल थे, अर्पणा यू, उनकी भी अनुमति मांगी गई। तो आमतौर पे आईएएस अफसरों के खिलाफ अनुमति सरकार देती नहीं है, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन डीएस मिश्रा के खिलाफ अनुमति मांगना, सीबीआई की मांगना, यह भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। इसी बीच में कल एक खबर और आई थी कि आलोक रंजन और दीपक सिंघल के खिलाफ भी सीबीआई ने अनुमति मांगी है यूपी सरकार से। अब मेरे को थोड़ा रिसर्च करना है, मैं अभी कर नहीं पाया, और डीओपीटी में मेरे मित्र हैं, मैं उनसे पड़ताल करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या रिटायर अफसरों के खिलाफ भी अनुमति मांगी जानी चाहिए या मुकदमा ऐसे ही शुरू हो सकता है। लेकिन आलोक रंजन और दीपक सिंघल के खिलाफ जो अनुमति मांगी वो भी इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि पिछली बार आलोक रंजन इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के बहुत करीबी थे। ये माना गया कि चुनावी घोषणा पत्र जो बनाया उसमें आलोक रंजन की बड़ी भूमिका थी, और पुरानी पेंशन वाला मामला जिसमें अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा फायदा मिला, ये माना गया कि आलोक रंजन के ही दिमाग की उपज थी। आलोक रंजन चीफ सेक्रेटरी के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और बहुत लोगों से मिलते जुलते रहते थे, तो ये पुरानी पेंशन वाला मामला भी उन्हीं के टाइम में आया। अब वो रिवर फ्रंट, जब से योगी सरकार पार्ट 1 बनी है, पहले दिन से रिवर फ्रंट की जांच चल रही है। छोटे मोटे अफसर तो जेल भेज दिए गए, मामला ठंडे बस्तों में चला गया। और अगर आलोक रंजन अखिलेश यादव के साथ इतना मंच पर नहीं दिखते तो मुझे लगता है शायद ये सीबीआई की ये नोटिस अभी नहीं आती। लेकिन चूंकि वो आलोक रंजन बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी के मंचों पर दिखे, घोषणा पत्र जब रिलीज हो रहा था तब भी वो अखिलेश यादव के साथ थे, तो ये माना गया कि अखिलेश यादव को ये नौकरशाह सपोर्ट कर रहे हैं। और आजकल तो आप समझते हैं, अगर आप बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में ट्रैप किया जा सकता है। तो फिर अब वो रिवर फ्रंट की फाइल फिर से सीबीआई ने झाड़ पोंछ के निकाली है और नोटिस भेजा है। मजे की बात यह है, एक चीफ सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश के राहुल भटनागर, वो जब प्रमुख सचिव सिंचाई थे तो इस रिवर फ्रंट का आधे से ज़्यादा पैसा शायद मेरे ख्याल से राहुल भटनागर के टाइम में जारी किया गया। प्रमुख सचिव सिंचाई के रूप में उनकी भूमिका थी, उनका काम था, लेकिन वो धड़ाधड़ रिवर फ्रंट के पैसे जारी करते रहे। उस समय वे भी शिवपाल यादव जी सिंचाई मंत्री थे, बहुत कड़ा निर्देश था। अब मजे की बात यह कि आलोक रंजन चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी के टाइम में मेरे आवास विकास के टेंडर होते हैं, मेरे एलडीए के टेंडर होते हैं, मेरे सिंचाई विभाग के टेंडर होते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी किस तरह किसी टेंडर पर निगाह रख सकता है, ये पता नहीं किस ख्याल से आया हो। लेकिन आलोक रंजन अगर समाजवादी पार्टी के मंचों पर दिखेंगे तो इतना तो भुगतना पड़ेगा। तो पूरी नौकरशाही में इन बातों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। डीएस मिश्रा को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, कि डीएस मिश्रा बेहद ईमानदार, कठोर फैसले लेने वाले अच्छे अफसर हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या भूमिका रही थी उनकी चीनी मिल घोटाले में, जो इस तरह उनका नाम चर्चा में आ गया। और दिल्ली और यूपी के संबंध एक बार फिर चर्चा का विषय में है कि सीबीआई ने मांगी या अनुमति नहीं मांगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस संबंध में कोई बोल नहीं रहा। मैंने प्रमुख सचिव नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी जी को फ़ोन किया, उनको मैसेज किया, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। मामला चीफ सेक्रेटरी से जुड़ा है और यही खराब बात है। सरकार को पक्ष देना चाहिए। कोई पत्रकार खबर लिखने जा रहा है कि ये मुझे मालूम है, जानकारी पड़ी है, तो आपको बताना चाहिए सही है या गलत है। लेकिन सरकार में डरते हैं लोग कि कौन बोले और कौन फंसे, तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि ये बाकी में मांगी गई है या नहीं मांगी गई है, सच्चाई क्या है, क्या मामला है। मेरे ख्याल से सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार के सबसे बड़े अवसर पर सवाल खड़े हुए हैं। कुछ भी गलत कंफ्यूजन जो जाएगा वो खराब डीएस मिश्रा के लिए होगा, सरकार के लिए होगा। और जब सबसे बड़े अफसर के ऊपर ही अगर सवाल खड़े होंगे तो जाहिर है पूरी नौकरशाही में सवाल खड़े होते हैं। सरकार को अपना पक्ष देना चाहिए, जिससे पत्रकारों को पता हो और मेरे जैसे पत्रकारों को भी पता हो। तो मैं अनुरोध करूंगा इस यूट्यूब के माध्यम से डीएस मिश्रा जी से, सरकार से, प्रमुख सचिव नियुक्ति से, कि जो भी पक्ष हो इस संबंध में बताइए, जिससे मैं भी अपने दर्शकों को बता सकूं कि सच्चाई है क्या। मुझे लगता है कि चूंकि डीएस मिश्रा जी का नाम मैंने ले दिया और बाकी चैनलों
अखबार में इतनी हिम्मत होती नहीं है। अब जब ये वीडियो आप सुन लेंगे तो कल कुछ अखबार वाले हिम्मत दिखाएंगे, नाम लिख देंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको लिखना चाहिए, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो। अगर है खबर है, आप छोटे व्यक्ति का नाम भी छाप देते हैं, फोटो भी छाप देते हैं, और बड़ा अफसर आता है तो आपके पसीने आ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मीडिया में काम करना है तो हिम्मत के साथ करो, 4 PM जैसा करो। मुझे लगता है इसीलिए आपको 4 PM पसंद आता है। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच और डंके की चोट पर सच आपके सामने लाएगा। थैंक यू।